हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, तो उसका ये लेक्चर नंबर 3 अर्थात वीडियो नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले जो दो वीडियोस हैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 करके मिल जाएगा दोस्तों। तो जाइए उन सभी को देख लीजिए, क्योंकि हम लोग औसत अभिक्रिया वेग को पढ़ करके दोस्तों उन दो टॉपिक्स को जो हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, वहां पे आप लोगों को सारे टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है यूज होगा दोस्तों। ठीक है, तो बस मैं यही बात बोलूंगा कि इससे पहले जो दो लेक्चर्स हमने आप लोगों को बताया दोस्तों, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को पढ़ करके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, औसत अभिक्रिया दर या औसत अभिक्रिया वेग क्या होती है दोस्तों, आप लोगों को परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जो अभिक्रिया का वेग होता है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर बोलते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इसके लिए अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। माना दोस्तों हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो हमारे पास पहले रिएक्टेंट यानी अभिकारक 10 मोल है, ठीक है, और हमारे पास ये टी समय है, टी समय 0 सेकेंड है। जब हमारे पास टी यानी समय 0, ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि हम लोगों ने रिएक्टेंट को मिलाया और हम लोगों को जस्ट यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा तो नहीं है। जब हम लोगों ने 10 मोल लिया रिएक्टेंट का तो हमारे पास समय 0 पर क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट मान लो हमारे पास 0 है, यानी प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। अब या तो ये तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग जो इससे पहले मैंने बताया है उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। उसमें ये होता है कि जैसे हम लोग रिएक्टेंट को मिलाते हैं तुरंत हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है, तो ये उसमें होता है दोस्तों। ठीक है, तो सपोज मान लो कि हमारे पास टी समय 0 है और हमने 10 मोल क्या लिया है, रिएक्टेंट लिया है, तो हमारे पास 0 प्रोडक्ट है। अब हम लोगों ने दोस्तों टी को बढ़ा करके 1 सेकेंड कर दिया तो हमारे पास मान लो ये 8 बचा और ये प्रोडक्ट जो है ये 2 मोल बन गया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी 2 सेकेंड पर क्या हो रहा है, टी यानी समय 2 सेकेंड में, फिर उसके बाद ये 2 से कम होकर के 6 हो जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट में 4 मिल जा रहा है। फिर उसके बाद देखें 3 सेकेंड पर दोस्तों तो ये हो जा रहा है 4 और इधर हो जा रहा है 6। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो पर सेकेंड पे हमारे पास ये क्या हो जा रहा है, 2 से कम हो जा रहा है दोस्तों, और ये 2 से रिएक्टेंट हमारा 2 से कम हो जा रहा है और प्रोडक्ट हमारी 2 से बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ गए? तो मेरे प्यारे छात्रों, किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग। अब अगर हम आपको बताएं कि अभिक्रिया का वेग हम लोग कैसे निकालेंगे सर, तो अभिक्रिया के वेग के लिए हमने आपको बताया, इसीलिए मैं बोला हूँ इससे पहले वाले जो हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ा है जाकर के वीडियो देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया गया है। अब देखो हम यहाँ पे अभिक्रिया का वेग दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, एक तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल से। एक तो दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल से। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन ये हम लोग इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का जो पार्ट है, रिएक्शन ये अभिक्रिया का अभिकारक भी पार्ट है, प्रोडक्ट भी पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग इससे भी अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, यानी अभिकारक से, और हम लोग किससे निकाल सकते हैं दोस्तों, उत्पाद से भी। ठीक है, इससे इस सब चीजों को हमने आपको पहले बता दिया, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी चीजों को रिवाइज कराते चल रहा हूँ। तो दोस्तों समय अंतराल, अब यहाँ पर औसत वेग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। मान लो हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजेदार टॉपिक है यार। ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने आपको कहा कि अभिकारक के कम होने की दर से, अभिकारक के कम होने की दर से हम लोग निकाल सकते हैं उत्पाद की बनने की दर से, उत्पाद में वृद्धि या उत्पाद की बढ़ने की दर से भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास दोस्तों, इसके लिए अगर हम लोग लिखें अभिकारक के, तो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, और हम लोग जानते हैं कि अभिकारक हमारा घटता है तो इसके लिए हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं। ओके, अभिकारक हमारा घटता है तो घटने का मतलब माइनस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि अभिकारक हमारे पास धीरे धीरे देखो कम होता है और प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। अब यहाँ पर एक बात देखना मेरे प्यारे साथियों, कि हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच, तो हाँ दोस्तों, अगर हम लोग इसके लिए औसत अभिक्रिया वेग निकालें तो हमारा हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा R2 माइनस R1। यानी अगर हम लोग इसके लिए इसके लिए अगर हम लोग औसत अभिक्रिया वेग निकालें इस रिएक्शन के लिए दोस्तों, तो हमारे पास अभिकारक जो पहले था और अभिकारक बाद में, मान लो हम लोग निकाल लें कि किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच, मान लो हम लोग यहाँ से, ये हमारे पास T1 है और हम लोग यहाँ पे इतने सेकंड के लिए, ये हमारे पास हो गया T2। तो T0 सेकंड पर जो हमारे पास ये उत्पाद अभिकारक था, रिएक्टेंट था, वो हमारे पास था 10 मोल, यानी ये हमारे पास R1 है। और जब हम लोगों ने 2 सेकंड देखा तो हमारे पास ये 6 हो गया, यानी ये हमारे पास है दोस्तों R2। ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच में जो अभिक्रिया का वेग होता है, तो हम लोगों ने 2 समय अंतराल को ले लिया है। मान लो हमारे पास T1 हमारे पास क्या है 0 सेकंड पे, और T2 हमारे पास है 2 सेकंड पे, तो इन्हीं दोनों के बीच हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। समझ गए अब आप लोग ना। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखें रिएक्टेंट को हम लोग जब देखेंगे तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है दोस्तों, पहले कुछ और था, पहले बाद में कुछ और है, तो R2 माइनस R1। और हम लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे तो T2 माइनस, ये डेल्टा हटा दो यहाँ पे, ठीक है, T2 माइनस T1, यानी बाद में माइनस पहले, तो T2 माइनस T1। अब यहां से देखो मेरे भाई R2 हमारे कहा, R2 हमारे पास है 6, R2 हमारे पास है कितना 6 है, तो R2 हमारे पास 6 हो गया, माइनस R1 हमारे पास है 10, तो यहाँ पर 10 हो गया, बटे में T2 हमारे पास है दोस्तों 2 सेकेंड, और पहले कितना था 0 था, तो 2 माइनस 0। अब यहाँ से आप लोग एक बात देखना, जब हमारे पास आएगा तो 6 माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, अर्थात माइनस का 2 हो गया। देखो माइनस का 2 होने का मतलब है दोस्तों कि घट रहा है, और आप लोगों को पता, हम लोग अभिकारक के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस सिंबल का मतलब होता है घटना, और यहाँ से आप लोगों को पता भी चलता है कि आप लोग जब इसका मान भी निकालोगे तो माइनस में ही आएगा दोस्तों, क्योंकि ये 2 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, अर्थात घट रहा है। क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है या घट रहा है। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग उत्पाद के लिए तो देखें तो सिंपल सी बात है यार, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डेल्टा टी, तो P हमारे पास प्रोडक्ट है दोस्तों, P1 ये है और P2 हमारे पास ये है, ठीक है, P1 ये है, P2 ये है। देखो R1 पर P1 ये था और R2 पर P2 ये है। अब यहां से आप लोग देखो इसका हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है, P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। P2 हमारे पास कितना था दोस्तों, 4 था, P2 हमारे पास 4 था, 4 आ गया। ओके, P1 हमारे पास है 0, तो 4 माइनस 0, T2 हमारे पास कितना है दोस्तों, T2 हमारे पास है 2 सेकेंड, और T1 हमारे पास है 0, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 4 बटे 2 आ गया, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखो प्लस में 2 आ रहा है, प्लस में 2 आने का मतलब है कि दोस्तों कि 2 से ये बढ़ रहा है, 2 से ये बढ़ रहा है, देखो प्लस मतलब कि बढ़ना, तो 2 से ये बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है दोस्तों 2 से बन रहा है और ये 2 से घट रहा है। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो पर सेकंड हमारे पास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे हम लोग औसत वेग कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है, इस तरीके से आप लोग इसका परिभाषा भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आई होप कि अब ये सब आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अभी तक का जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है दोस्तों, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आसानी के साथ पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद अभिक्रिया के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल से
25 मिनट में दोस्तों परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जा रही है, मोल हो जाती है। तो औसत वेग की गणना करो, सेकेंड और मिनट में ही करना है। ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता दोस्तों? अभिकारक की सांद्रता हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 0.03 मोल। यानी हम लोगों को अभिकारक की सांद्रता 2 बार दी हुई है दोस्तों। यानी यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि ये सबसे पहले बोला है कि R1, हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारे पास R1 है दोस्तों, क्या है? R1 यानी जो अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक की जो सांद्रता है दोस्तों, अभिकारक की जो सांद्रता है वो कितनी है? वो है 0.03 m मोल। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखना, आगे हम लोगों को बोला है कि मिनट 25 मिनट में, टी भी हम लोगों को समय भी दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ 25 मिनट, समय दिया 25 मिनट। और यहाँ पर फिर उसके बाद बोला है मिनट में परिवर्तित होकर, 25 मिनट में परिवर्तित होकर दोस्तों 0.02 मोल हो जाती है। यानी पहले अभिकारक कितना था दोस्तों? 0.03 मोल था, और बाद में बढ़ करके दोस्तों कितना हो गया? यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 दोस्तों क्या हो गया? 0.02 मोल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास R1 का मान दिया हुआ है, ये हमारे पास R1 का, ये हमारे पास R2 का, और ये हमारे पास टाइम का। तो हम लोगों को ज्ञात करना है औसत वेग, औसत वेग। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि वेग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, या आप लोग क्या बोलोगे? अभिक्रिया का वेग। तो इसको हम लोगों ने जाना है। ये हमारे पास होता है दोस्तों डेल्टा, एक सेकंड में, डेल्टा R बटे डेल्टा T। इस तरीके से अभिकारक है तो अभिकारक के लिए हम लोग माइनस सिंबल का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे साथियों, ये बात समझ गए आप? तो अब यहाँ पे आप लोग रख करके बस आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सॉल्व आप लोग कैसे करोगे? तो कैसे करना है सॉल्व, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है, इसके लिए औसत वेग हम लोग निकाल लें। औसत वेग दोस्तों, औसत वेग निकालने, तो औसत वेग को निकालने का मतलब हो गया कि हमारे पास जो पहले था, पहले वाले में से बाद वाले को घटा देना। पहले हमारे पास इतना था, बाद में इतना हो गया। पहले इतना था, फिर 25 मिनट में इतना हो गया। तो यानी R2 माइनस R1 बटे, यहाँ पर हमारे पास T तो दिया हुआ है, T दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसको आप लोग लगा लीजिए, ये। ठीक है, आप लोग चाहो तो T2 माइनस T1 कर सकते हो, बट हमारे पास एक ही समय दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे डायरेक्ट 25 लिख भी सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। R2 हमारे पास है कितना? 0.02 माइनस, ये हमारे पास कितना है दोस्तों? ये हमारे पास R1 कितना है? R1 हमारे पास है 0.03 मोल। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास समय है 25, और ये हमारे पास माइनस का होता है, तो माइनस का सिंबल लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो माइनस का सिंबल लगाना मत भूलिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर आप लोग जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0.01 मोल बचेगा, और यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा? माइनस का, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है ही, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारा छोटा, ये हमारा बड़ा है, तो छोटे वाले में से बड़ा वाला तो नहीं जाएगा। हम लोग माइनस सिंबल को लगा करके बड़े वाले में से छोटे वाले को हम लोग माइनस कर लेंगे, ऐसा घटा देंगे। ठीक है भैया, ये आ गई। अब यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी 0.0125, ये हमारे पास मोल है, और ये हमारे पास है मिनट, ये हमारे पास मिनट में है। तो इसका आंसर आप लोगों को मिनट वाला आंसर आ गया, यानी मोल मिनट इनवर्स। ठीक है, ऊपर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसका मान। ओके, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। इसी तरीके से अगर आप लोगों को सेकंड में निकालना है दोस्तों, आप लोगों को बोला है कि सेकंड में भी निकालना है। देखो, सेकंड में भी मान को निकालना है तो सिंपल आप लोगों को समय से 60 से भाग कर देना है, यानी 0.01 हमारे पास है ही 25 है इंटू 60 सेकंड से हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 25 गुणे 60 कर लोगे आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ये मोल है ऊपर, ये आप लोगों को सेकंड हो जाएगा, तो मोल प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करूंगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट यानी ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी
लेकिन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे तो ये मान करके चलना मेरे भाई कि आप लोगों से इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को दिया है कि N2 से NH3 टू NH3 यानी N2 और H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम लोग मिला रहे हैं तो हम लोग को अमोनिया मिल रहा है। दोस्तों ये हमारे पास रिएक्शन है, बोल रहा है कि इस रिएक्शन में 2 मोल N2 2 मोल नाइट्रोजन को विलुप्त होने में 60 सेकंड लगता है, तो अभिक्रिया का औसत वेग निकालो, H2 के लिए विलुप्त होने की दर निकालो, NH3 के उत्पादन की दर निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही कॉन्सेप्ट से एकदम भरा हुआ चैप्टर। ये ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है हल, इसको हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता है यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके लिए इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग निकालें तो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? सिंपल सी बात है यार, माइनस में हमारे पास डेल्टा N2 अपान डेल्टा T बराबर माइनस का होगा 1/3 H2 डेल्टा 3 बराबर 1/2 डेल्टा NH3 बटे का डेल्टा T। ओके, ये हमारे पास हो गया वेग, इस रिएक्शन का वेग हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर हो गई। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को बोला है पहले कि इस रिएक्शन में 2 मोल N2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है दोस्तों, सबसे पहले वेरी फर्स्ट ये डेल्टा N2 अपान डेल्टा T के लिए, ठीक है, ये बोला है यहाँ पे कि 2 मोल N2 को विलुप्त होने में, यानी दोस्तों 2 मोल N2 हमारा क्या हो जा रहा है, 2 मोल N2 हमारा कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। अब यहाँ पे आप लोग एक बात देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 2 मोल। आप लोग यहाँ पे एक बात सोचिएगा दोस्तों कि विलुप्त हो रहा है, यानी ये सब हमारे माइनस में होते हैं, माइनस में, तो इनका मान भी माइनस में होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभिकारक है, तो अभिकारक धीरे धीरे जब घटता है तभी तो हमारा उत्पाद बनता है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास जो 2 मोल दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को बोला भी है विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है मतलब कि धीरे धीरे घट रहा है दोस्तों, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन में। अब यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, तो आप लोगों को फाइनली यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों माइनस का 1/30, माइनस का 1/30 मिल गया दोस्तों। यानी मेरे प्यारे साथियों कि हमारे पास जो इस रिएक्शन में 2 मोल N2 का विलुप्त होने का दर है वो 60 सेकंड लगता है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास समझ लो दिया हुआ है। अब आप लोग देखिए वेरी फर्स्ट है कि अभिक्रिया का औसत वेग, अब इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है दोस्तों, इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। तो अगर हम लोग इसके लिए अभिक्रिया का औसत वेग निकालें तो औसत वेग हमारे पास क्या होता है, औसत वेग हम लोगों ने देखा, औसत वेग अगर हम लोग देखें तो डेल्टा N2 अपान डेल्टा T, ठीक है। इसके लिए देखें तो इसके लिए हमारे पास ये माइनस में सिंबल है, ये माइनस में करेंगे और यहाँ पर हम लोगों का मान ये दिया हुआ है, ये भी माइनस में है 1/30। तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1/30, 1/30 हमारा आ जाएगा किसमें दोस्तों, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग हो गया दोस्तों। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। दूसरे पे हम लोग चलते हैं कि H2 के विलुप्त होने की दर, H2 हाइड्रोजन हमारा दोस्तों जो विलुप्त हो रहा है, विलुप्त होने का दर मतलब कि H2 जो हमारे पास है दोस्तों ये घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है दोस्तों। अब हम लोगों को N2 ये इसके लिए, जैसे हम लोगों ने इसीलिए पहले इसको लिखा दोस्तों, अब हम लोग इसके लिए विलुप्त होने की दर को लिखेंगे। तो जब हम लोग विलुप्त होने की दर, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दूं H2 के विलुप्त होने की दर, ओके, होने की दर। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा H2 के विलुप्त होने की दर, ये मैंने वेग पहले लिख दिया, तो इसके लिए हमारा क्या आ गया दोस्तों, इसके लिए हमारा जो आया है 1/30 आया है, 1/30 आंसर आया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो,
यहाँ से आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये तो हम लोगों ने इसके बेस पे किया है। इसके बेस पे हम लोगों ने जब इसका आंसर किया तो माइनस का 1/30 आया। जब हम लोगों ने इसका औसत वेग निकाला तो आप लोगों को पता है माइनस में होता है। तो बस आप लोगों को कुछ कर, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या होता, कोई रस समीकरण मिति गुणांक होता तो उससे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव में 1/30 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि H2 की विलुप्त होने की दर, ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि H2 की विलुप्त होने की दर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों को ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ पे ये हम लोगों ने दे दिया है ऑलरेडी। आप लोगों को पता है कि इसका जो आंसर आया है इसके बराबर होता है, इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर बराबर लगाया हुआ है, इक्वल किया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग कितना पार्ट को, इतने पार्ट को उठा लेंगे। हम लोगों को दोस्तों अगर विलुप्त होने का दर देखना है तो हम लोग को ना ही माइनस का साइन उठाना है और ना ही रस समीकरण मिति गुणांक, ओनली इतने पार्ट को हम लोग उठा लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने इतने पार्ट को उठा लिया तो डेल्टा H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इतना बराबर हमारे पास होगा दोस्तों, क्या 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/3, ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 1/3। अब यहाँ अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग इतने को हम लोग निकाल लें, H2 का विलुप्त होने की दर को निकालना है दोस्तों। तो हम लोग इतना करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है जो प्लस का 1/30 है दोस्तों, देखो ये हम लोग इसमें कहीं कहीं बच्चे यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर इक्वल होता है। यानी जितनी इसकी मात्रा हो रही है उतनी ही इसकी, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तभी तो हम लोग सभी जगह देखो बराबर का ये इक्वल का सिंबल लगाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को H2 के विलुप्त होने की दर को निकालना है। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट आप लोग क्या करोगे, वेरी फर्स्ट आप लोग इतने जो ग्रीन कलर से मैंने आपको यहाँ पर कलर कर दिया है, ये इतना पार्ट को उठा लोगे, आप लोग यहाँ पर रखोगे। इक्वल टू हमारे पास निकाल दिया है ऑलरेडी हम लोगों ने नाइट्रोजन के लिए हम लोगों ने निकाला, तो ये आया। तो इसका मान यहाँ पर रखोगे, इक्वल करोगे किसके, इस पूरे के, फिर उसके बाद इक्वल कर दोगे। तो माइनस का 1/3। अब यहाँ पर डेल्टा H2 बटे डेल्टा T। अब यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से 10 ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 1/10, यानी ये डेल्टा H2 बटे डेल्टा T इसका 2 आ जाएगा माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 आ गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि NH3 की उत्पादन की दर। अच्छा एक बात देखना, यहाँ पे माइनस का सिंबल क्यों आया है, क्योंकि विलुप्त हो रहा है। आप लोगों को पता है कि इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी दोस्तों विलुप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये भी देखो, नाइट्रोजन का भी मान यहाँ पर धीरे धीरे किस में आया था दोस्तों, माइनस में आया था, यानी ये भी धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन ये प्लस में क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने औसत वेग को यहाँ पर निकाला है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोग पॉइंट को समझ रहे होंगे। अब हम लोग तीसरे और लास्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास है कि NH3 की उत्पादन की दर, NH3 की उत्पादन की दर हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है। सिंपल कैसे है दोस्तों, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने इसकी दर को निकाला वैसे हम लोग इसकी दर को निकालेंगे दोस्तों। देख लो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NH3 डेल्टा T, सिंपल ये करके दोस्तों इस इक्वल कर लेंगे। और हमारे पास आया है कितना, हमारे पास आया है इसके बराबर हम लोग कर लेंगे। तो 1/30 हमारे सबसे पहले आ चुका है हमारे पास, 1/30 हम लोगों के पास आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/30 को हम लोग कर लेंगे। ये हमारे पास कितना है, एक सेकंड यार, ये देखो 2 में है, तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक से हम लोग भाग करते हैं तो हमारे पास ये आता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1/2 कर दे रहे हैं, इसका 1/30 कर दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे माइनस वाला सिंबल हम लोग नहीं लेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने माइनस वाला सिंबल नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था मेरे भाई, क्योंकि ये हम लोग औसत वेग को निकाले हैं, औसत वेग को हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। औसत वेग हमारे पास हो गया
तो ये पूरा हमारे पास ये हमारे इसका जो इतना जो हमारे इसका जो आंसर है हमारे पास 1/30 ही आया है दोस्तों। तो इसी के बराबर सब कुछ होगा, तो इसी के बेस पर हम लोग सबका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम लोगों ने जब इसका किया तो माइनस में हमारे 1/10 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास आएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव में होता है दोस्तों, क्योंकि उत्पादन की दर है, उत्पादन की दर हमारे पास किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। और हमारे पास ये प्रोडक्ट भी, यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगी। तो डेल्टा NH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपान डेल्टा T इक्वल टू आ जाएगा 1/15, 1/15 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप लोग इसका आंसर निकालोगे, इन सभी का आंसर आप लोग इस तरीके से निकालोगे। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों। आज हम लोगों ने देखा औसत अभिक्रिया वेग क्या होती है, इस पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को भी कर लिया दोस्तों, ताकि अभी तक के जो हम लोगों ने 3 लेक्चर्स इसको लेकर के 3 लेक्चर्स को कवर किया है, उससे संबंधित कुछ भी टॉपिक्स आप लोगों को छूटे ना। तो दोस्तों अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है मेरे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।